हेलो तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा दोस्तों। तो हम लोग मौर्य साम्राज्य पे पढ़ रहे थे। तो वहाँ आज हम लोग कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इसके आगे से स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए फिर निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसके नाम देवानापिय या प्रियदर्शी भी था। बताइए लोग दोस्तों। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन होगा? तो इसका आंसर है मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवानापिय या प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। आगे चलते हैं दोस्तों। अब इन लोग इनके बारे में आप कुछ की पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। मौर्य सम्राट अशोक वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानापिय प्रियदर्शी भी था। देवानापिय का अर्थ देवताओं का प्रिय है। ये यहाँ पे पूछ सकता है कि देवानापिय का अर्थ क्या है? तो देवताओं का प्रिय है। अक्सर वह अशोक द्वारा प्रियदर्शी शीर्षक के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है वह दूसरों के साथ दया करता है। समझ गए? प्रियदर्शी का अर्थ है जो दूसरों के साथ दया करता है। अशोक भारत के मौर्य वंश के अंतिम प्रमुख सम्राट थे। अशोक भारत के मौर्य वंश के अंतिम प्रमुख सम्राट थे। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि भारत के अंतिम मौर्य वंश के प्रमुख सम्राट कौन थे? तो सम्राट अशोक थे। चलिए आगे चलते हैं। उन्होंने 232 से 268 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश पर शासन किया था। 232 से 268 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश पर शासन किया था। ये थोड़ा उल्टा हो गया दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वी तट पर कलिंग देश अपनी सफल विजय के बाद अशोक ने सशस्त्र विजय को त्याग दिया था। पूर्वी तट पर कलिंग देश से सफल विजय के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि अशोक ने सशस्त्र किस देश से अपनी सफल के विजय के बाद त्याग दिया था सशस्त्र? तो पूर्वी तट पर कलिंग देश से अपनी सफल विजय के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। उन्होंने एक नीति अपनाई जिन्होंने धर्म द्वारा विजय अर्थात जीवन के सही सिद्धांतों द्वारा कहा था। उनका स्वभाव ईमानदारी से भरा हुआ था। अशोक ने अपने शासनकाल में 8वें वर्ष में कलिंग देश आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। अशोक ने अपने शासनकाल में 8वें वर्ष में कलिंग देश, जिसको आज का उड़ीसा राज्य भी कहा जाता है, उस पर विजय प्राप्त किया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 8वें वर्ष में कौन से देश, और वो आज उसको किस नाम से जानते हैं? तो कलिंग देश, और उड़ीसा के नाम से उसको जानते हैं आज। इस समय वे बौद्ध धर्म के संपर्क में और उन्होंने अपनाया। इसी समय वो बौद्ध धर्म के संपर्क में भी आए थे और उन्होंने अपनाया था। उन्होंने कई स्तूपों और मठों का निर्माण कराया और स्तंभों को खड़ा किया, जिन पर उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों की अपनी समझ को अंकित कराने का आदेश दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त वह मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। 305 ईसा पूर्व में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर अर्थ अलेक्जेंडर को जनरल कंट्रोलिंग NW इंडिया के खिलाफ मार्च किया और उन्होंने हरा दिया। 305 ईसा पूर्व उन्होंने सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के जनरल कंट्रोलिंग NW इंडिया के खिलाफ मार्च किया और उन्हें हरा दिया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को अपनाया और अपने बेटे बिंदुसार के लिए सिंहासन का त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम जीवन में जैन धर्म को अपना लिया था और उन्होंने बिंदुसार के लिए अपना सिंहासन त्याग दिया।
गौतम बुद्ध के बारे में और थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पहले नेपाल के लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा वर्ष पहले नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और इनका बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। सिद्धार्थ गौतम के नाम से मतलब सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में गौतम ने घर छोड़ दिया और अमीरी के अपने जीवन को त्याग दिया और तपस्या या अत्यधिक आत्म अनुशासन की जीवन शैली को अपनाया। 29 वर्ष की आयु में ही गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था और उन्होंने अमीरी के जीवन को त्याग कर तपस्या और अत्यधिक आत्म अनुशासन की जीवन शैली जीने लगे थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लगातार 39 दिनों के ध्यान के बाद गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त किया था, जिसको बोधि वृक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। बौद्ध शिक्षाएं थेरवाद बौद्ध दर्शन की नींव है। बौद्ध शिक्षाएं थेरवाद बौद्ध दर्शन के नींव है। लगातार मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि गौतम बुद्ध कितने दिनों के ध्यान के बाद अपना मतलब शिक्षा प्राप्त कर लिए थे, तो 39 दिनों के लगातार ध्यान के बाद 49 दिनों के लगातार ध्यान के बाद उन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त किया था। और किस पेड़ के नीचे शिक्षा ज्ञात किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। जिसको पीपल के वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान को बोधि ज्ञान हम लोग कह देते हैं, या बोधि वृक्ष के नाम से पीपल को भी हम लोग जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भगवान महावीर के बारे में। वे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पहले कुंदग्राम बिहार के वैशाली के पास हुआ था। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा वर्ष पहले कुंदग्राम नामक गांव वैशाली के पास जो स्थित है बिहार में, वहां पर हुआ था। उन्होंने धर्म का प्रचार किया, जिसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म प्रमुखता में आया। 6ठी शताब्दी में जैन धर्म प्रमुखता में आ गया था। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जैन धर्म किस शताब्दी में प्रमुख में आया, तो 6ठी शताब्दी में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन इसमें सत्य है, बताइए लोग दोस्तों। उज्जैन उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। चंद्रगुप्त मौर्य के विचारों का अर्थशास्त्र में लिखा गया था। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। अशोक के अधिकांश अभिलेखों ब्राह्मी लिपि में है। उपयुक्त में से कौन नहीं, इसमें से कौन है दोस्तों सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है अशोक के अधिकांश अभिलेखों ब्राह्मी लिपि में है। यहाँ पे ये आंसर है दोस्तों। तो कुछ इसके बारे में की पॉइंट जान लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तक्षशिला साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा पर था, इसीलिए इसे मध्य एशिया सहित उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार माना जाता था। तक्षशिला साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर था। तक्षशिला कहाँ पे था, तो उत्तर पश्चिमी सीमा पे था, इसीलिए इसे मध्य एशिया सहित उत्तर पश्चिम प्रवेश द्वार भी माना जाता था। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है किसको प्रवेश द्वार, उत्तर पश्चिम प्रवेश द्वार किसे माना जाता था, तो तक्षशिला साम्राज्य को, मध्य एशिया में जो स्थित था। चलिए आगे चलते हैं। उज्जैन को दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश द्वार माना जाता था। उज्जैन को दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश द्वार माना जाता था। मौर्य साम्राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त ने 322 ईसा वर्ष पहले में पूर्व में की थी। मौर्य साम्राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा क्या था, तो स्थापना मौर्य साम्राज्य का इतिहास में सबसे बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा वर्ष पहले ही इसका स्थापना कर दिया था। चाणक्य या कौटिल्य को चंद्रगुप्त के शासन में प्रधानमंत्री बनाया गया था। चाणक्य या कौटिल्य को चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रधानमंत्री बनाया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त के शासनकाल में
किसे प्रधानमंत्री बनाया गया कौटिल्य को। चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार या गुरु थे। सलाहकार और गुरु भी चाणक्य और कौटिल्य। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार या गुरु कौन थे, तो चाणक्य या कौटिल्य। यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन में चाणक्य ही आता है, कौटिल्य भी लेकिन याद रखिएगा लोग, कौटिल्य कभी दे देगा तो आप लोगों का ध्यान पे नहीं रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में अपनी सभी विचारों और दर्शनों में लिखे हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में अपनी सभी विचार और दर्शन में लिखे हैं। कलिंग तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग पर विजय पाने के लिए युद्ध लड़ा था। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है अशोक ने किस पर विजय पाने के लिए युद्ध लड़ा था लास्ट में, तो कलिंग पर। और कलिंग का तटीय प्राचीन नाम क्या है, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम बल्कि कलिंग तटीय है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, तो कलिंग तटीय। आगे चलते हैं दोस्तों। अशोक द्वारा विजय प्राप्त कलिंग राज्य का आधुनिक नाम उड़ीसा है। यहाँ पे देखिए दे दिया है कि अशोक द्वारा विजय प्राप्त कलिंग राज्य का आधुनिक नाम उड़ीसा है। बंगाल या बंगला नाम प्राचीन राज्य बंगा से लिया गया। बंगाल या बंगला नाम प्राचीन राज्य वंगा या बंगा से लिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है बंगाल या बंगला नाम किस प्राचीन राज्य से लिया गया है, तो वंगा या बंगा से लिया गया। कलिंग का तात्पर्य गोदावरी और महानदी नदियों के बीच तटीय क्षेत्र से है। बंगाल में कलिंग नहीं है, इसको याद रखिए, बंगाल में कलिंग नहीं है। कलिंग का तात्पर्य गोदावरी या महानदियों के बीच के जो तटीय क्षेत्र है ना, उनसे इसका मतलब तात्पर्य है, कलिंग का अर्थ है। चलिए आगे चलते हैं। अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक था। वह पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है वह कौन सा पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था, तो अशोक ने। अशोक के अधिकांश शिलालेखों प्राकृतिक में थे और ब्रह्म लिपि में लिखा गया था। कुछ अभिलेखों खरोष्ठी लिपि में भी लिखे गए थे। कुछ अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे, तो खरोष्ठी लिपि में कुछ अभिलेख भी लिखे गए थे। अशोक ने अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक में थे और ब्राह्मण लिपि में थे। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में थे, तो प्राकृतिक में थे, तो वो तो बात है। और ब्रह्म लिपि में सबसे ज़्यादा इनका अभिलेख मतलब शिलालेख मिला है, और कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं। ब्रह्म लिपि हिंदी और कई अन्य उत्तर भारतीय भाषाओं की मूल भाषा है। अशोक के अभिलेख ब्रह्म लिपि में लिखे गए हैं। यह सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी। ब्रह्म लिपि हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं का मूल भाषा है, ये आप याद रखें। ब्रह्म लिपि कितने भारतीय भाषाओं का, तो हिंदी और अन्य कई उत्तर में जो भाषा वो है उसका मूल भाषा है ब्रह्म लिपि। अशोक के अभिलेख में ब्रह्म लिपि लिखे गए थे। यह सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन थी दोस्तों, तो कौन थी बताइए, तो ब्रह्म लिपि थी। चलिए दोस्तों, आज तक का वीडियो में यही तक। अब इसके आगे कुछ दूसरे में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम लोग, 5वां। निम्नलिखित में से कौन मौर्य कला या सबसे अच्छा ज्ञात प्रतिमान है। निम्नलिखित में कौन मौर्य कला का सबसे अच्छा ज्ञात प्रतिमान है, तो इसको तो मौर्य का प्रतिमान कौन बनवाया था, तो अशोक ने। तो इसका कौन सा है दोस्तों, तो इसका है स्तंभ है। स्तंभ ही ना, क्योंकि अशोक ने ज़्यादा बनवाया था। हाँ, तो इसका स्तंभ है। चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अब इसके आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है मौर्य वंश पे, और जो
पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जाके पार्ट 1 भी देख लीजिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। ऐसे ही जुड़ी इन्फॉर्मेशन इस पे आती रहेगी, कोई क्लास चलती रहेंगी। अगर आपको जिस चीज़ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग बोलिएगा, मैं उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। चलिए दोस्तों, बाय बाय।